नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में रोजाना सियासी धमाका हो रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे बीजेपी मुश्किल में पड़ रही है और नीतीश कुमार के लिए काफी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ अब ऐसा नजर आ रहा है कि संघ को अब मोदी की काबिलियत पर शायद भरोसा नहीं रहा, या कि फिर मोदी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह का कमजोर प्रदर्शन किया और बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, उस बात से संघ अब तक शायद नाराज है और इसीलिए अब वो कोई चांस नहीं लेना चाहती किसी चुनाव में। वो बीजेपी के जिम्मे सारा कुछ नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए जिस तरह संघ ने पहले अभी दिल्ली में कमान संभाली, उसके पहले महाराष्ट्र में और हरियाणा में, अब उसी तरह संघ का जो अब अगला टारगेट है वो बिहार है और इसके लिए मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है वो बिहार पहुंच चुके हैं। एक दो दिन नहीं, पूरे 5 दिनों के लिए मोहन भागवत बिहार आए हैं। कल वो शाम को पहुंचे, आज वो मुजफ्फरपुर में हैं और सुपौल में, वहां पर बीरपुर में जो नेपाल की बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, वहां पर वो सरस्वती शिशु केंद्र का, उसके नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और ये पहला मौका रहेगा जब संघ प्रमुख नेपाल भाषण दे रहे हैं और इसमें नेपाल से भी बहुत सारे लोगों के आने की खबर है और इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद है और मोहन भागवत के बिहार पहुंचने से सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि अब बीजेपी के नेताओं को भी लग रहा है कि संघ अब पूरी अपनी कमान संभालेगा। मोहन भागवत सुपौल के बाद मुजफ्फरपुर में रहेंगे और 9 मार्च तक वो मुजफ्फरपुर में ही रहने वाले हैं और यहाँ वो पूरे राज्य के जो संघ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, उन लोगों से मिलेंगे, उनको मंत्र देंगे कि कैसे आपको घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर बीजेपी की नीतियों का प्रचार करना है और संघ का जो पूरा कैडर है वो इस बात में काफी माहिर है। तो संघ ने जो काम हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में किया, अब शायद वही काम संघ बिहार में करने जा रहा है। तो बिहार में संघ का इस तरह से पहुंचना, वो खुद को सांस्कृतिक संगठन हमेशा बोलता आया है, लेकिन मोहन भागवत जिस तरीके से बिहार चुनाव के पहले पहुंचे हैं अभी पटना और मुजफ्फरपुर और सुपौल, उससे अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई संघ सांस्कृतिक संगठन है और मोहन भागवत के 5 दिनों तक बिहार में डेरा जमाए रहने का आखिर कारण क्या है? क्या मोहन भागवत को यानी संघ को मोदी पर और बिहार की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, या तेजस्वी यादव का डर जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है? जो पिछले दिनों वीडियो आया था जिसमें सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के ऊपर बयान देने से बचने की सलाह दे रहे थे, उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने जब विधानसभा में सम्राट चौधरी को सामने में सुना दिया कि आप लोग तो मेरे बारे में बोलने से भी डरते हैं, तो जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं, अभी भी जो वो उन्होंने एक युवा कार्यक्रम जिसमें युवाओं को उन्होंने जोड़ा और उन्होंने बताया कि हम कैसे आपके लिए डोमिसाइल नीति लाने वाले हैं, कैसे आपको परीक्षा के फॉर्म हम मुफ्त देने वाले हैं, कैसे हम आपको परीक्षा देने जब आप जाएंगे तो उसकी टिकट आपको नहीं लगेगी। ये सारी घोषणाएं जब तेजस्वी यादव कर रहे थे तो युवा जो थे वहां पर बहुत तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। तो जो युवा वर्ग है इस समय वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में बीजेपी के सामने काफी चुनौती बढ़ गई है। तो एक तरफ बीजेपी संभाल नहीं पा रही है तेजस्वी यादव के इस जोश को और उनकी रणनीति को, दूसरी तरफ बीजेपी फंस रही है औरंगजेब वाले मामले में भी। जो महाराष्ट्र में दिया था अबू आजमी ने, औरंगजेब पर जो बयान दिया था, उसकी आंच बिहार तक भी आ गई और बिहार में बीजेपी ने ये सोचा कि इसका उसका फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जेडीयू के एमएलसी उन्होंने ही ये कह दिया कि इस पॉलिटिकल डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है, इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। वो राजा थे, उन्होंने जो काम किया और राजा का कोई धर्म नहीं होता, ये सारी बातें जेडीयू एमएलसी ने कही। तो ये साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर भी तलवार खिंच गई है। और इसके बाद जिस तरीके से आज जेडीयू के, माफ कीजिए, आरजेडी के एक एमएलसी सुनील सिंह, जिनको नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने के कारण विधान परिषद से हटा दिया गया था एमएलसी से, अब वो वापस आ गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया वापस विधान परिषद। तो इसका भी एक बड़ा झटका जेडीयू को माना जा रहा है कि जेडीयू अब इस पर क्या करेगी, क्योंकि वो यहाँ पर कमजोर दिख रही है और आरजेडी जो है यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें बिहार में इस समय काफी सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है और संघ जिस तरह से बिहार पहुंचा है, खबर ये है कि 21, 22, 23 तारीख को संघ कर्नाटक में अपनी जो उसकी एक अखिल भारतीय सभा है वो करने जा रहा है।
मुद्दा जो बताया जा रहा है वो 100 साल पूरे होने पर उसकी तैयारी, लेकिन इसमें ये भी खबर है कि इसमें बिहार और फिर उसके बाद बंगाल चुनाव पर भी रणनीति बनाने की योजना है। तो संघ इस समय पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिख रहा है और जब संघ ने कमान संभाल ली है तो ये फिर मोदी के लिए भी खतरा है, क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो चुका है जब संघ ने कमान संभाली थी तो आडवाणी जी किनारे हो गए थे और मोदी केंद्र में आ गए थे। अब मोदी 75 बरस के होने जा रहे हैं, संघ फिर से चुनावी कमान को संभालते हुए दिख रहा है, तो क्या ये मोदी के भी हाशिए पर जाने का वक्त है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी राकेश जी, अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव की घोषणा नहीं हुई लेकिन हलचल काफी तेज है। रोजाना कुछ न कुछ हंगामा होता है, कोई न कोई बयान इस तरह का आता है जिसके बाद पलटवार का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि नीतीश जी को तो मैंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि ये नीतीश कुमार के उस बयान का जवाब था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैंने लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो यहाँ पर अब ये क्रेडिट लेने की जो लड़ाई नीतीश और लालू के बीच थी उसमें तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव ने बयान दिया तो जाहिर है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को उनका विरोध करना है तो उनके भी बयान आए। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव जिस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक तरफ वो नीतीश कुमार को उन्होंने खटारा भी बता दिया कि आपकी गाड़ी जो है खटारा हो चुकी है। युवाओं को उन्होंने ये कहा कि अब ये जो रिटायर सरकार है, रिटायरमेंट की एज भी 60 होती तो हम 75 बरस के आदमी को हम क्यों बर्दाश्त करें, ये बात उन्होंने युवाओं से कही। एक बार हम पहले तेजस्वी यादव का वो बयान अगर है हमारे पास तो पहले हम उसको सुनते हैं, फिर राकेश जी आपसे पूरा जवाब चाहूंगी कि तेजस्वी यादव का ये जो युवाओं पर निशाना है इसका मुकाबला किस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार कर सकते हैं। एक बार पहले सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को। रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। तो जहां युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है। 534 प्रखंड है बिहार में, लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं। 83% नौजवान गांव के बेरोजगार। जब जब छात्र पे लाठियां चलाएंगे तोड़ी हम जब पीठों पर, तब तक तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है तब तक सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए, ऐसे भी हाथ नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए, बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100%। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक है, तो आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी चिंता जो है तेजस्वी करने का काम करेगा और आप लोग मुझसे कहिएगा, हम सुनेंगे और हम करेंगे। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवाओं ने पुकारा, ये सरकार पुकारा। जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। राकेश जी, ये जो पूरा भाषण जिस तरीके से तेजस्वी यादव दे रहे हैं युवाओं को बिल्कुल अपने साथ, और जो उन्होंने ये कहा कि युवा जब अंगड़ाई लेता है तो सब सत्ता परिवर्तन होता है, जाहिर है जेपी को ही शायद वो उनकी तरफ इशारा वो कर रहे हैं कि किस तरह से उस समय पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया। अभी तेजस्वी यादव का ये जो हमला है, बीजेपी इसको किस तरह से काउंटर कर पाएगी और नीतीश कुमार इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि युवाओं की समस्याएं तो हकीकत है, उन पर आप किस तरीके से बाकी चीजों से आप उनको भटकाने की कोशिश आप करेंगे तो भी नुकसान में आएंगे और अगर उनका जवाब नहीं देंगे
तो भी नुकसान में आएंगे। क्या चारा है बीजेपी और जेडीयू के पास इस समय? देखिए, कई विषय हैं आज की चर्चा में, खास तौर से तेजस्वी यादव के तेवर, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। हम्म, तो पहले तेजस्वी यादव पर बात करते हैं। तेजस्वी ने मर्म समझ लिया है। आज हमारे देश में जो कुल आबादी है उसमें दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी देश के अंदर है, भारत के अंदर है। बिहार भी उनमें शामिल है। बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी पूरे देश में है। पिछली आधी शताब्दी की सबसे बड़ी बेरोजगारी भुगत रहा है देश। बिहार इस मामले में बहुत हमेशा से ही जागृत रहा है कि वो परिवर्तन की भूमि है। हम्म, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या बाद की कई ऐसी घटनाएं जहां से बिहार ने शुरुआत की और फिर देश में वो आंदोलन पहुंचे। तेजस्वी यादव विधानसभा से लेकर आम सभाओं तक जिस तरह से अपने चाचा नीतीश कुमार को निशाने पर रखे हुए हैं, टायर्ड और रिटायर्ड कह रहे हैं, खासतौर से वे साथ में घेरते हैं कि रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं नीतीश कुमार, हम्म, तो वो सही दिशा में आगे चल रहे हैं। आज बिहार में लोगों को क्या चाहिए? वहां मंदिर मस्जिद का कोई मसला नहीं है। बिहार में कमोबेश हिंदू मुसलमान का भी वैसा माहौल नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश में होता है। तो तेजस्वी यादव जानते हैं कि इस वक्त अगर युवाओं को ठीक से संबोधित कर दिया, उनसे तादात्म्य स्थापित कर लिया, उनसे संवाद कर लिया, तो ये युवा वोट देते समय उनका और उनकी पार्टी का ध्यान रखेंगे। तेजस्वी यादव ये भी दावा करते हैं कि जब वे सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिए थे, अपॉइंटमेंट लेटर्स बंटे थे। बाकायदा इसके प्रमाण हैं जिसको वे विधानसभा से लेकर आम सभाओं तक बताते और गिनाते हैं। नीतीश कुमार के खाते में क्या है? जब से उन्होंने लालू और तेजस्वी का साथ छोड़ा है, बीजेपी के साथ गलबैया की, सरकार बना ली, इसके बावजूद कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम पर नहीं। जबकि जब तेजस्वी उनकी सरकार में थे, वे मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसकी कामयाबी का श्रेय तो नीतीश कुमार और उनकी सरकार को भी जाता था। अगर रोजगार बांट रहे थे, रोजगार मेले लग रहे थे, तो तेजस्वी यादव अकेले उसका श्रेय नहीं ले रहे। नीतीश कुमार की सरकार, बिहार की सरकार, सबके हिस्से में ये श्रेय जा रहा था। अब नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट यह है कि वे किस मुंह से, किन वादों और किन दावों के साथ जनता के बीच में जाएं। एक विषय बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का बड़ा प्रिय विषय है। नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सड़क तक परिवारवाद का राग लाते हैं। तेजस्वी ने कल उसके परखच्चे उड़ा दिए। सम्राट चौधरी किन के सुपुत्र हैं उनके नाम से लेकर मंत्रिमंडल में कितने सुपुत्र शामिल हैं, सारे नाम गिना दिए। कोई जवाब नहीं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर। क्या वे ये कहेंगे कि ये सारे लोग परिवारवाद की निशानी नहीं है? क्या वे कहेंगे, स्वीकार करेंगे कि ये लोग बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आ गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए? खुद मोदी के मंत्रिमंडल में कितने सारे लोग हैं, चिराग पासवान से लेकर पीयूष गोयल तक, लंबी फहरिस्त है। सांसदों में तो कम से कम 100 सांसद बीजेपी के 240 में से 70-80, 100 न सही 70-80 तो ऐसे हो गई जो अपने परिवार की पृष्ठभूमि से राजनीति में आए। मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार के लोगों के साथ जिस मुहावरे में बात कर रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वही सबसे जरूरी मुद्दे हैं। वे गैर जरूरी मुद्दों पर न तो कोई बयान देते हैं, न विवादों में पड़ते हैं। लालू यादव कुछ कह भी दें तब भी संतुलित बयान देते हैं तेजस्वी यादव। उनकी बहन या छोटे भाई कुछ और कह दें तब भी तेजस्वी यादव एकदम दृढ़ निश्चयी होकर अपने रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी एक बैठक का एक वीडियो वायरल हुआ था, सरमित्रा जी आपने देखा होगा, जिसमें गठबंधन के लोग कह रहे हैं, एक बड़ा नेता बीजेपी कह रहा है तेजस्वी पर हमला करने से नुकसान होता है, उसके बारे में मत बोलिए, लालू के बारे में बोलिए। यानी बीजेपी, नीतीश कुमार, उनका गठबंधन बहुत अच्छी तरह जानते हैं
कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं की दिलों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए उन पर हमला करने के लिए कोई बहुत आधार नहीं है। चारा घोटाले पर भी देखिए तेजस्वी ने क्या कहा कि जगन्नाथ मिश्र को आप चारा चोर नहीं कहते, लालू यादव पिछड़े हैं तो चारा चोर कहते हैं, मुख्य आरोपी तो जगन्नाथ मिश्र थे, वो बरी हो गए थे। तो ये जो पिछड़ों की दशा है उसको भी इस बहाने से उन्होंने रेखांकित कर दिया कि देखिए जगन्नाथ मिश्र सवर्ण थे इसलिए बच गए, लालू यादव पिछड़ा थे इसलिए उनको जेल काटनी पड़ी, आप चारा चोर कहते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव जी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का जो वीडियो जिस पर सम्राट चौधरी जो बोल रहे थे वो वीडियो हम लोगों ने दिखाया भी था, उस पर चर्चा की थी, और गिरिराज सिंह जिस तरह हाथ जोड़े कि कुछ नहीं बोलेंगे, ये सारी चीजें। और फिर तेजस्वी यादव ने एक वो वीडियो वायरल होना ही काफी नहीं था जो उन्होंने विधानसभा में भी बोल दिया सम्राट चौधरी को कि आप लोग तो मेरे बारे में बोलने से बचते हैं। ये सारी बातें विधानसभा में बोली गई, तो बीजेपी इसमें बहुत बुरी तरह उसको शर्मिंदगी की स्थिति उसके लिए हो गई। इधर अब जिस तरह से मोहन भागवत पहुंचे हैं राकेश जी 5 दिनों के लिए बिहार, और वो सुपौल पहुंचे हैं, आज सरस्वती शिशु मंदिर के केंद्र का उद्घाटन वहां करेंगे। नेपाल से लगा हुआ इलाका वहां पर पहली बार, क्योंकि वो 2020 में जाने वाले थे, नहीं जा पाए कोरोना की वजह से, और वो सारा कार्यक्रम टल गया, तो पूरा 5 साल लिया उन्होंने दोबारा लौटने में। तो सवाल ये भी है कि आखिर आपको 5 साल क्यों लगे बिहार लौटने में? क्या मोहन भागवत सही वक्त का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि इस बीच नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदलते रहे, तो क्या वहां पर बिहार की जमीन उनको अपने लिए सही नहीं लग रही थी? और अब क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए? क्योंकि नीतीश कुमार ने जब पहल एनडीए से नाता तोड़ा था तो मोदी के नाम पर और गुजरात दंगों के नाम पर ही तोड़ा था। अब जो है क्योंकि हिंदुत्व की बात उनको उस तरह से नहीं बर्दाश्त होती जो बीजेपी करती है, लेकिन अब संघ प्रमुख पहुंच गए हैं बिहार, 5 दिन रहेंगे, पूरी रणनीति बनाएंगे चुनाव की। ऐसे में बीजेपी के लिए जो फायदा होगा वो तो एक अलग बात है। सवाल ये है कि क्या पर संघ को भरोसा नहीं, जो अब उन्होंने खुद वहां जाने का निश्चय कर लिया। मोदी आए, उसके बाद जेपी नड्डा गए, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान गए, अब मोहन भागवत पहुंच रहे हैं, उनके साथ धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंच रहे हैं, उनके अपने अलग कार्यक्रम है, वो भी 5 दिनों के लिए गए हैं, तो वो उस पर भी मैं अलग चर्चा करूंगी। लेकिन अभी मोहन भागवत के पहुंचने पर मोदी की स्थिति और नीतीश कुमार की स्थिति क्या कहेंगे आप? देखिए बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखती हुई रह गई। आज तक बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई जी। अक्सर बीजेपी के नेता, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, वे अभी याद दिला रहे थे, अटल जी का सपना था अपना मुख्यमंत्री बनाना, और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया बीजेपी या संघ ने। पिछले विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत खुद वहां पहुंचे थे, चुनाव से पहले वो आरक्षण संबंधी बयान दे दिया था समीक्षा वाला, बाद में ऐसा माना गया कि उसका नुकसान, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। पर संघ की भूमिका पर अक्सर बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगा लिए जाते। अगर संघ सचमुच में चुनाव जिताने के लायक ही हुए तो बगल में झारखंड भी गए थे मोहन भागवत, अभी झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले गए थे, वहां भी संघ की शाखाएं हैं, पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन वहां नहीं हरा पाए कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को। बिहार एक बड़ा राज्य है, अपना मुख्यमंत्री न बना पाने का दर्द भी बीजेपी को है, इसलिए अब मोहन भागवत साथ में पुछल्ले के रूप में हिंदुत्व को एजेंडे को गरमाने के लिए, उसे धार देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी जा रहे हैं। लेकिन क्या मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री, नीतीश कुमार और उनके गठबंधन में शामिल भाजपा को ऐसी कोई बढ़त विशेष दिला पाएंगे जो पिछले चुनाव में नहीं दिला पाए थे? पिछली बार भी तो ताकत तो सारी लगाई गई थी ना, पिछली बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। कितने लाख करोड़ का पैकेज दे दूं, 25,25,000 करोड़ से शुरू हुए 1.25 लाख करोड़ पर बोली तोड़ी, वो पैसा आज तक नहीं मिला बिहार, क्योंकि सरकार नहीं बन पाई। जहां सरकारें बन गई हैं वहां क्या हाल है मोदी और बीजेपी के दावों का और वादों का? दिल्ली में सरकार ने कह दिया 2,500 रुपए महीने महिलाओं को मिलने थे, उनमें कौन कौन सी शर्तें लागू कर दी हैं? हम लोग देखते हैं ना, कोई अखबार में विज्ञापन या कंपनी से, किसी कंपनी से कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें शर्तें लागू में
नीचे बहुत छोटे पॉइंट में 7 पॉइंट में लिखा रहता है कि ये शर्तें होंगी। शर्तें लोग पढ़ते नहीं। बीजेपी के वादों में शर्तें लिखी भी नहीं होती हैं पर अंडरस्टूड होती हैं। महाराष्ट्र में क्या हाल है लाड़की बहना योजना का, कितने लोग बाहर कर दिए गए उस योजना से। दिल्ली में अब बाहर होने वाले हैं। 3 लाख रुपए सालाना से ज्यादा से कम कमाई होगी तो ही मिलेगा, 60 साल से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा। ये सारी शर्तें तब तो नहीं बताई थी मंचों से जब ढिंढोरा पीट रहे थे। यही हाल बिहार में होगा। बिहार में जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने वे कभी पूरे नहीं हुए। नीतीश कुमार की दम पर केंद्र में सरकार में बैठे, एकदम इस स्थिति में है नहीं कि नीतीश का साथ छोड़ दें। साथ छोड़ेंगे तो दिल्ली में दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है एकदम सरकार न गिरे, कहीं और इधर उधर से उतनी संख्या पूरी कर ली जाए, लेकिन फिर भी ये संकट तो है ही कि बीजेपी की सरकार बिहार में भी जाती रहेगी। वहां तो बीजेपी के पास इतनी भी संख्या नहीं है कि नीतीश को छोड़कर किसी XYZ को साथ ले लेंगे और सरकार बना लेंगे। हाँ, तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है, लालू की पार्टी पहले नंबर की पार्टी है। अभी दल बदल होता जा रहा है। अब एक अंतिम खतरे की बात और कर ले, क्योंकि बात RSS और बीजेपी और नीतीश की चल रही है। नीतीश कुमार के सामने अब खतरा यह है कि उनकी पार्टी को ही बीजेपी ना हजम कर ले। मोदी शाह ऑपरेशन लोटस चलाकर किसी भी दिन उनके MLCs को, उनके MLAs को दल बदल करा के गिनती के लोगों को छोड़ दें नीतीश कुमार के लिए कि अब आप नाम लेवा पार्टी के मुखिया हैं, बनाए रखिए अपनी पार्टी। जैसा हाल एक नाथ शिंदे का महाराष्ट्र में हुआ है वैसा हाल नीतीश कुमार का क्यों नहीं हो सकता। यद्यपि इसमें सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में अभी देरी है। जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा नीतीश कुमार की पार्टी अपने अस्तित्व पर खतरा बढ़ता हुआ देखेगी, और ये कभी भी हो सकता है। अपने हर सहयोगी दल के साथ बीजेपी ने यही किया है। आज उनका नाम लेवा नहीं है। शिरोमणि अकाली दल, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेड, शिवसेना महाराष्ट्र में, और अब ये बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी। इन सबको एनाकोंडा की तरह बीजेपी अपना ग्रास बना लेगी, उनको निगल जाए। जी जी बिल्कुल। और अभी राकेश जी एक खबर और आई है, अभी ताजा खबर है कि तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो शराबबंदी कानून है उससे ताड़ी को वो अलग कर देंगे। और ताड़ी हम जानते हैं कि किस तरह आदिवासियों के लिए और खासतौर पे जिनको हम मतलब जो एकदम निचले वर्ग जो समाज में जिनको माना जाता है उन लोगों के लिए वो एक नशा वो उसमें करते हैं, लेकिन वो उसको कई दिनों तक इकट्ठा करना और वो सारी चीजें होती हैं। नीतीश कुमार ने जब ये पूरी शराबबंदी की थी तब जीतन राम मांझी वगैरह ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन अब ये जो तेजस्वी यादव का ऐलान है, क्या इसका भी कोई असर आप पड़ते हुए देख सकते हैं? क्योंकि शराब को लेकर जब शराबबंदी की थी तो महिलाएं वाकई में बहुत खुश थी और वो नीतीश कुमार के फैसले से, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जहरीली शराबें जिस तरह से फिर वो जो बिक रही थी और उसमें जो मौतें हो रही थी उस पर इन्हें, और ये कि वो एक अलग किस्म का गोरख धंधा वहां पर पनप गया कि शराबबंदी के नाम पर ज्यादा कमाई का मौका मिलने लगा इस अवैध व्यापार में लगे लोगों को। अब ये जो तेजस्वी यादव का फैसला है इसका क्या कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? राज्यों में नशाबंदी है, शराबबंदी है। जी। गुजरात है, बिहार है, मध्य प्रदेश भी अब आंशिक रूप से है। कुछ दिनों पहले कुछ धार्मिक शहरों में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने शराबबंदी घोषित की। जी। उज्जैन में वहां एक पैच आ गया था। वहां काल भैरव का जो मंदिर है उनकी मूर्ति का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो शराब से चढ़ता था, तो फिर उसको ढील देना पड़ी कि उनके लिए उपलब्ध रहेगी। लेकिन हम और आप और पूरा देश इस बात को जानता है सर्वमित्रा जी कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां भी अवैध रूप से चोरी छुपे शराब बिकती और मिलती भी है। गुजरात में, मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर जिले से, जहां से गुजरात की सीमा जुड़ती है, दाहोद है और बाकी इलाके हैं गुजरात के, अवैध शराब जाती है, खूब तस्करी होती है, पकड़ी जाती है गुजरात में। अभी 2 दिन पहले कोई खबर ब्रेक हुई है, बड़ी खबर का खुलासा हुआ है कि गुजरात में हर दिन इतनी शराब मिलती है, इतनी बरामद होती है। बरामद जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा खपत हो जाती है।
हम्म। बिहार में भी अवैध शराब बिक रही है। जहरीली शराब से मौतों की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं शराबबंदी के बाद। तो ये बहुत आदर्श स्थिति नहीं होती किसी राज्य में शराबबंदी होने से शराब पूरी तरह बंद हो जाए। उससे राज्य सरकार के खजाने पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका रेवेन्यू घटता है, वो अलग विषय है। मैं इसके पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। इसका विरोध करने वाले तो खुद बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। अब जो तेजस्वी यादव ने कहा है ताड़ी को लेकर, ताड़ी असल में परंपरागत पेय है। ग्रामीण अंचल में, देहात में, आदिवासी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, वहां तो ताड़ी निकालने का काम सदियों से हो रहा है, उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल है। तो तेजस्वी यादव ने एक वर्ग विशेष के लिए, खास तौर से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग का विषय मुझे उतना नहीं दिखाई देता है, जितना ऐसा लगता है कि जो लोग सक्षम नहीं है महंगी शराब खरीदने या चोरी छुपे शराब खरीदने से, वे ताड़ी के जरिए अपनी जरूरतें पूरी कर सकते। तो तेजस्वी यादव ने, क्षमा कीजिए, उन लोगों पर, अपने उस वोट बैंक पर निशाना साधा है, उसे अपने साथ लाने की कोशिश की है जो वोट बैंक आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसके पास शराब खरीदने को पैसे नहीं है। अवैध शराब तो कतई नहीं खरीद सकता क्योंकि वो और महंगी मिलती है। इसलिए उसके जीवन में जो चीज शामिल है पहले से, उसे बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है उन्हें इसका फायदा हो। जी सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल। और राकेश जी, अभी हमने मोहन भागवत की बात की कि आपको याद होगा कि 2024 चुनाव के समय जेपी नड्डा ने यह कहा था कि बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि हमको अब संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन अब संघ जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर सारा मोर्चा उसने संभाला हुआ है, तो एक बात तो ये संघ ने साफ कर दी कि आपको हमारी जरूरत है और हम ही हैं जो आपको जिता सकते हैं। दूसरी खबर अभी ये भी चल रही है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव जो है वो 20 मार्च तक कम से कम नाम फाइनल हो जाएगा और उसके बाद 21, 22, 23 को जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो होती है संघ की, जो सबसे अहम बॉडी जो होती है, उसकी बैठक होने जा रही है। 3 दिन तक ये लोग बिहार और बंगाल चुनाव पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच जो मोहन भागवत अब 5 दिन बिहार में रहकर क्या बातें करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये देखना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री भी जो अभी पहुंच गए हैं बिहार, और इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव, उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का एजेंट बनकर अब बिहार आए हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि ये बीजेपी के एजेंट है और ये एनडीए की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी नीतीश कुमार अब एनडीए के सामने नतमस्तक है। हालांकि ये हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम था वैशाली में, लेकिन वहां जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि एनडीए के राज में धीरेन्द्र शास्त्री को कहीं कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि मोदी उनको अपना छोटा भाई बता चुके हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री अब गोपालगंज और बांका, ये 2 जिलों में अपने कार्यक्रम करेंगे। इसमें वो दिव्य दरबार भी करने वाले हैं, जहां वो पर्ची निकालकर जवाब देते हैं और लोगों को काफी इसका इंतजार रहता है कि अब वो अपनी किसकी पर्ची निकलेगी और किससे वो बात करेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री का इस समय बिहार पहुंचना, क्या यहाँ भी बीजेपी अब कोई यहाँ पर अपना वो आधार बढ़ाने के लिए उसको अब इन लोगों की जरूरत पड़ रही है? नीतीश कुमार पर उसको भरोसा नहीं है, और नीतीश कुमार क्या वाकई पूरी तरह से बीजेपी के सामने लाचार दिख रहे हैं, क्योंकि वो रोक ही नहीं पा रहे हैं इस तरह के हिंदुत्व के प्रोपेगेंडे को? शर्मित्रा जी, 3 चीजें बहुत स्पष्ट करना जरूरी है। जी। इस देश के लोगों को अब ये मान लेना चाहिए, नंबर 1, देश के लोगों को ये मान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है। वो पूरी तरह एक राजनीतिक संगठन है। उसकी सारी गतिविधियां राजनीतिक उद्देश्यों से ही होती हैं। उसका सारा कामकाज, उसकी सारी सक्रियता, उसकी बोली बानी, उसकी कथनी करनी, सब राजनीतिक है। वो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, इसलिए वो जो भी कुछ करता है वो भारतीय जनता पार्टी के हित में करता है। हिंदुत्व तो एक बहाना है, हिंदुओं का हित तो एक बहाना है, असल में वो बीजेपी का हित साधता है। नंबर 2, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 20 मार्च तक होना तय है। अब इस देश के लोगों को ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, वहां कोई चुनाव नहीं होता।
पार्टी में कुछ लोग सिर जोड़कर बैठेंगे, जिसका नाम तय कर देंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। और कुछ लोग माने कौन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तीसरा कोई नहीं। ये दो लोगों की पार्टी है, इसलिए वहां अध्यक्ष बनाए जाने को चुनाव कहना ठीक नहीं। चुनाव तो कांग्रेस पार्टी में होता है, बाकायदा एक पीठासीन अधिकारी होता है, उसका निर्वाचन अधिकारी होता है, नामांकन भरे जाते हैं, चुनाव लड़ा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ चुके जी। राजेश पायलट ने ताल ठोकी थी। अभी शशि थरूर चुनाव लड़े थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। कोई किसी के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है कांग्रेस पार्टी, तो वो कहलाता है पार्टी का चुनाव। नंबर 3, जो 3 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। नंबर 1, संघ सांस्कृतिक संगठन नहीं है, वो एक राजनीतिक संगठन है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहां अध्यक्ष का मनोनयन होता है। अभी भी जेपी नड्डा अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद बिना किसी प्रक्रिया के अध्यक्ष बने हुए। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 विषय ये है कि देश में इस वक्त जितने धर्मगुरु हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, ये भी असल में धर्मगुरु नहीं है, ये राजनीतिक टूल हैं। ये धर्म का मुखौटा बांधकर, धार्मिक बातें करके, प्रवचन करके असल में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे महामंडलेश्वर अवधेशानंद हो, ये गृह मंत्री को कुंभ में स्नान करवा रहे थे, उनका जलाभिषेक कर रहे थे, जबकि जलाभिषेक सिर्फ देव प्रतिमाओं का होता है, भगवान शंकर का जलाभिषेक होता है। जो विग्रह हैं भगवान के, उनका अभिषेक होता है। जो व्यक्ति तड़ी पार रह चुका हो, उसका महामंडलेश्वर लोग गंगा मैया में खड़े करके जलाभिषेक कर रहे हो, उस पर पानी छिड़क रहे हो, उसके साथ किल्लोल कर रहे हो, तो ये धर्मगुरु नहीं है। ये धर्म का बाना पहनकर, भगवा चोला पहनकर, गेरुए वस्त्र पहनकर असल में भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख की भूमिका अदा कर रहे हैं, उसके प्रचारक की भूमिका में। इसलिए जब डॉक्टर मोहन भागवत या धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे तो वे कोई दिव्य दरबार लगाएं या अपनी प्रतिनिधि सभा की बैठक करें या स्वयं सेवकों के किसी बौद्धिक में शामिल हों, असल में ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में संलग्न लोग हैं। वे बीजेपी के प्रचारक की भूमिका में होते हैं। वे हिंदू राष्ट्र की स्थापना के अपने संकल्प और प्रकल्प में बीजेपी की मदद करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए होते हैं। बीजेपी को सचमुच इनकी जरूरत है, होती ही है। बिहार और बंगाल में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभी से इन सब लोगों ने अपना अपना काम, अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। ये कुछ भी कहें, ये मोह, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री मोह माया से दूर रहने की बात करें, धार्मिक प्रवचन दें, लेकिन उनका हर तीसरा वाक्य बीजेपी के हित में ही होगा। बस इतना ही होता है कि वो मंच से वोट फॉर बीजेपी का नारा नहीं लगाते, बाकी सारे क्रियाक्रम उनके बीजेपी के लिए ही होते। इसी तरह मोहन भागवत भी सीधे वोट नहीं मांगते, बाकी सारा काम बीजेपी के लिए करते। और अंततः संविधान के खिलाफ जाकर ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी। तो मुझे लगता है बिहार में अब ये कवायद बढ़ेगी और पश्चिम बंगाल में भी तेजी आएगी। 2027 में यूपी में चुनाव है, उसके बाद 25 के बाद वहां लग जाएंगे, करेंगे बीजेपी का ही काम। इनको इससे राष्ट्र निर्माण से इनका कोई लेना देना नहीं है, किसी बाबा का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब लोग बीजेपी के भोंपू बनकर काम कर रहे हैं। जी सर मित्र। जी बिल्कुल। और धीरेन्द्र शास्त्री ने तो अभी जब वो पटना पहुंचे तो उन्होंने ये बोल भी दिया कि हम तो सनातन के लिए काम करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना है, और ये सारी बातें उन्होंने बोली हैं, तो वो जाहिर हो गया है। और उसके बाद उन्होंने औरंगजेब वाला जो मसला है उस पर भी उन्होंने बयान दे दिया कि ये देश पता नहीं किस दिशा में जा रहा है और दुर्भाग्य है, और महाराणा प्रताप की तलवार उनको याद आ रही है। और बाकी अब हमको नहीं मालूम उन्होंने इतिहास कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने औरंगजेब वाले मसले पर भी अपना बयान देकर ये जाहिर कर दिया कि वो पूरी तरीके से बीजेपी का साथ देने के लिए इस समय तैयार खड़े हैं। हालांकि औरंगजेब के मुद्दे पर बिहार में इस समय बड़ी अजीब स्थिति हो गई। जेडीयू के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने ये बोल दिया
कि आखिर हमको एक ऐसे एकेडमिक डिस्कशन उसको अपनी जगह पर होने देना चाहिए, उसके बारे में राजनीतिक दल कोई दुष्प्रचार क्यों कर रहा है, ये मेरी समझ से परे है। ये उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था एक राजा था जो चला गया, अब हमको ये बताने की जरूरत है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। और अगर औरंगजेब को लेकर इतना बवाल खड़ा हो रहा है तो इसका एक ही मकसद है, समाज में दूरियां बढ़ाना, खाई पैदा करना। तो बिल्कुल उन्होंने पते की बात कही खालिद अनवर ने। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार अपने एमएलसी के इस बयान पर उनकी खुलकर पीठ ठोक पाएंगे? जैसे अखिलेश यादव को उन्होंने खुलकर अबू आजमी का साथ दे दिया कि उनका निलंबन जो है उस पर उन्होंने गलत, तो वो तो अपने नेता के साथ खड़े नजर आए, फिर चाहे जो भी उन पर सवाल उठे। लेकिन नीतीश कुमार क्या ये हिम्मत दिखा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने बोल दिया औरंगजेब लुटेरा था। आज देश में जो लोग भी औरंगजेब की तारीफ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको नए सिरे से इतिहास पढ़ना चाहिए। ये अब बीजेपी का बयान भी आ गया है। इस मुद्दे पर किस तरह से आप क्या देखते हैं राकेश जी की इसमें नीतीश कुमार कितने और कमजोर यहाँ पर नजर आएंगे, या औरंगजेब के मुद्दे को बिहार में लाकर बीजेपी को क्या कोई सफलता मिलेगी? क्योंकि बिहार में लालू जी के वक्त से जो हम देखते आ रहे थे कि सांप्रदायिक उन्माद नहीं है वहां पर, बाकी चाहे जितने झगड़े लड़ाई सब होते रहे, सांप्रदायिकता उस तरह से नहीं है जैसे यूपी में है या मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर जो गिरिराज सिंह जिस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली, या अब जो सीमांचल में जो पूरा एक हिंदू बेल्ट बनाने की कोशिश है, और इधर ये जो बयान चल रहा है, क्या कहेंगे? ये के मसले पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था अपने चैनल पर ही कि ये भारतीय जनता पार्टी की के बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी है कि देश के असली मुद्दों पर बात करने के लिए उसके पास मोहलत नहीं है, समय नहीं जी। प्रधानमंत्री से लेकर उनकी पूरी पार्टी इस पर बात नहीं करना चाहती कि 100 लाख करोड़ का नुकसान इस देश के निवेशकों को हो गया। स्टॉक एक्सचेंज पसर गया है, बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो चुका है। इस पर बात नहीं करेंगे। इस पर बात नहीं करेंगे कि 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है, क्यों नहीं उनका जीवन स्तर ऊपर उठा कि वे अपने दम पर अपना जीवन यापन कर सकें। वे इस पर बात नहीं करेंगे कि आधी सदी की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त भारत में है। वे इस पर बात नहीं करेंगे कि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी की सरकार बुरी तरह विफल हो चुकी है। इसलिए वे औरंगजेब, पाकिस्तान, बाबर, हिंदू मुसलमान, सिर्फ इन चीजों पर राजनीति करते हैं। औरंगजेब अत्याचारी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन औरंगजेब के अलावा भी इस देश में जितने राजे रजवाड़े हुए सबने अत्याचार किया, सब अत्याचारी थे। राजपूत राजा बहुत बड़ी संख्या में औरंगजेब के साथ थे। मुगल दरबार में, सब में, हुमायूं से लेकर अकबर और बाकी सबके दरबार में बड़े बड़े सिपह सालार, मनसबदार, 5000 मनसबदार, 10,000 मनसबदार, सेनापति, सेना नायक हिंदू थे। इसी औरंगजेब के खासम खास सिपह सालार सवाई राजा जय सिंह थे। उनके बेटे सवाई राजा राम सिंह थे, औरंगजेब की तरफ से सराय घाट की लड़ाई में असम में जाकर लड़े थे। क्योंकि इन राजाओं की लड़ाइयां धार्मिक नहीं थी, राज्य विस्तार की लड़ाइयां थी, सिंहासन की लड़ाइयां थी। आज की तारीख में किस विधान से, किस नियम से महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष ने एक विधायक को निलंबित कर दिया सदन के बाहर दिए गए बयान पर? वो भी एक ऐसा बयान जो इतिहास सिद्ध है, इतिहास में लिखा है। प्रोफेसर वीएन पांडे की किताब, गवर्नर रह चुके हैं वे, उसमें लिखा है जो कुछ अबू आजमी ने कहा है। सैकड़ों किताबें हैं, जदुनाथ सरकार की किताब है, खुद सावरकर ने क्या लिखा है, गोलवलकर ने क्या लिखा है संभाजी महाराज के बारे में, वो पढ़ लेना चाहिए। खुद शिवाजी क्या लिखते हैं, वो पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है इस सब के पीछे सिर्फ नफरत की राजनीति, मुसलमान समझकर क्यों, मुसलमान था ही। औरंगजेब के बहाने से हिंदू मुस्लिम बाइनरी स्थापित की जा रही है। ये विमर्श सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, वरना वो जो असीम बकार AIAM के प्रवक्ता है, उन्होंने एक चैनल पर पूछा है कि औरंगजेब का साथ देने वाले जयसिंह के परिवार की
एक सदस्य को राजस्थान में उप मुख्यमंत्री क्यों बना रखा है? कितने ऐसे राजे रजवाड़े हैं जिनके वंशज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में और उनके पूर्वज मुगल दरबारों में थे। तो इस राजनीति का मूल कारण सिर्फ सांप्रदायिकता है। बिहार में ये क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री हो या और कोई नेता जाकर औरंगजेब के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता वहां इससे काम चलेगा। नीतीश कुमार के लिए धर्म संकट हो ही गया है कि उनके ही एक सहयोगी ने कह दिया कि वो राजा था, मर गया, चला गया। कहां तक ऐसे गिनेंगे? अगर राजाओं के जुल्म अत्याचार की बात होगी तो हम याद दिलाएंगे इतिहास की किताबों से कि राणा सांगा के पिता राणा उदय सिंह ने अपने पिता राणा कुंभा को गद्दी के लिए तलवार से मार दिया था। उस वक्त राणा कुंभा पूजा कर रहे थे एकलिंग भगवान की, मंदिर के बाहर बैठकर प्रार्थनारत थे। पुत्र ने, राणा सांगा के पिता राणा उदय सिंह ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। सारे राजा एक दूसरे से युद्ध करते रहे। पूरा इतिहास मध्यकाल, प्राचीन काल राजाओं के आपसी युद्ध से ही तो अटा पड़ा है। थोड़ा और पीछे चले जाएं, द्वापर और त्रेता युग में तो वही युद्ध हुए जिसमें अक्षोहिणी सेनाएं मारी गई, कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से लबालब भर गया। वो अत्याचार नहीं था? पांडवों ने कौरवों के 100 भाइयों को मार दिया, उनकी पूरी सेना मारी गई, तब किसी को दर्द नहीं हुआ। टीवी पर सीरियल देखते समय रामायण और महाभारत। कुल मिलाकर ये पूरी राजनीति सांप्रदायिक राजनीति है, घृणित राजनीति है। धर्म के आधार पर 1707 में मर चुके औरंगजेब का नाम लेकर वर्तमान की विषयों से, वर्तमान की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश के सिवा ये कुछ नहीं है सर्वमित्रा जी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर अत्याचारों की बात करनी है तो फिर जलियांवाला बाग की हत्या जो है, मतलब जो हत्याकांड है, उसको भी याद कर लेते और फिर अंग्रेजों का साथ देने वाले सिंधिया पर भी सवाल उठा लेते, लेकिन वो उनके लिए काफी असुविधाजनक हो जाता। इसीलिए बीजेपी के लोग जो हैं ब्रिटिश काल को पूरी तरह से गायब करके वो सीधे पहुंच जाते हैं मुगल काल में, और उनको औरंगजेब जो है या बाबर से लेकर हुमायूं, वो तमाम लोगों को कोसते हैं। हालांकि इसमें उनका यहाँ पर थोड़ा बहुत राजनीतिक फायदा होता है, लेकिन बिहार में इस चीज का फायदा मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार के लोग जो हैं काफी उनका अध्ययन होता है, जिस तरीके से वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उनकी तैयारियां रहती हैं उसमें वो इतिहास पढ़ते हैं। तो बिहार के युवाओं को इस समय दिग्भ्रमित नहीं कर सकते बीजेपी के लोग, ये तय है। तेजस्वी यादव उनको एकदम सही दिशा में ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 20 साल से नीतीश कुमार हैं सत्ता में, कमोबेश 19 साल हो गए, तो जो युवा अभी का है वो ये देख रहा है कि कुछ नहीं मिला, और उसके जो पिता हैं वो भी देख रहे होंगे, उसके माता पिता, की उनको कुछ नहीं मिला 20 सालों में, किस तरह बिहार का हाल जो हुआ है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां इस समय बीजेपी और जेडीयू के सामने, लेकिन मोहन भागवत क्या उन चुनौतियों का कोई समाधान कर पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव सही ट्रैक पर है, ये नजर आ रहा है। तो राकेश जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया